हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाटिया और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो है बीएड सेकेंड ईयर का जो हमारा पेपर होता है ICT वाला, यानी कि सूचना और प्रौद्योगिकी की समीक्षात्मक समझ या फिर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, यानी बेसिकली जिसे हम कंप्यूटर के पेपर के नाम से जानते हैं। तो इस पेपर के लिए यूनिट नंबर 3 जो है हम आज रेडी करने वाले हैं। देखिए, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें इस पेपर के लिए अलग अलग यूनिट सिस्टम सेट किया होता है, तो आप इन टॉपिक्स को मैच कर लें। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। कंप्यूटर सह अधिगम का अर्थ यानी CAL, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग PBL, फिर टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग को अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें इंटरनेट, ईमेल और कॉन्टैक्ट्स, इन तीनों टॉपिक्स को बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। अधिगम संप्रत्यय की प्रकृति, लर्निंग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, वेब बेस्ड लर्निंग को पढ़ेंगे, वर्चुअल क्लासरूम को पढ़ेंगे और वर्चुअल क्लासरूम के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद संप्रेषण के लिए जो उपलब्ध सुविधाएं हैं, जैसे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग है, लाइब्रेरी है, वेबसाइट, ब्लॉग, सर्च इंजन, इन सभी के बारे में जानेंगे। फिर सर्च इंजन के कॉन्सेप्ट और इनके यूजेस के बारे में जानेंगे। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं और छोटे क्वेश्चंस भी इन पर बन जाते हैं। तो सीधा जैसे पूछ लिया जाता है लाइब्रेरी पर कोई क्वेश्चन आ गया, या मान लीजिए जो है हमारा लर्निंग कॉन्सेप्ट पर आ गया, या फिर ईमेल से कुछ भी पूछ लिया गया, इंटरनेट से कुछ भी पूछ लिया गया, PBL, CAL, TAL, इन सभी से कुछ पूछ लिया गया, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, अब तक जो है हम लोगों ने जो वीडियोस बनाई थी वो 1 वीक सीरीज़ के बेस्ड, उस पर बेस्ड बनाई थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आप जो है बुक से ही डायरेक्ट वीडियोस बनाया करें, ताकि कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो सके और न केवल सिर्फ एग्ज़ाम के दिनों में पढ़ा जा सके, बल्कि जब बीएड का पाठ्यक्रम चल रहा होता है तो उसी दौरान भी थोड़ा अध्ययन किया जा सके। तो चलिए आज हम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा फास्ट वे में चलते हुए और एक या दो वीडियो के माध्यम से इस पूरी यूनिट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का सूचना और संचार तकनीकियों का शिक्षण अधिगम, व्यू रचनाओं में सहयोग, इंटरनेट और इंट्रानेट। तो ये पूरी यूनिट का नेम है बेसिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सूचना, व्यू रचना, स्ट्रेटजी, इन सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूचना और संचार तकनीकी शिक्षण कला के विचारों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाली तकनीकी है, जो शैक्षिक प्रभावों को भिन्न भिन्न विधियों, युक्तियों और नीतियों के माध्यम से नियंत्रित करती है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाती है। तो सूचना और संचार तकनीकी जो है वो इन सभी को प्रभावशाली बनाती है, जो हमारा शिक्षण है उसको। व्यू रचना यानी स्ट्रैटेजी। व्यू रचना शब्द आंग्ल भाषा के स्ट्रैटेजी शब्द जो है इसका हिंदी रूपांतरण है, और स्ट्रैटेजी जो है शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द स्ट्रैटेजिया से हुई है, जिसके आधार पर स्ट्रैटेजी को किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनाई जाने वाली एक विशिष्ट कार्य पद्धति या योजना के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो स्ट्रैटेजी की परिभाषा हमें पता चल गई। स्ट्रैटेजी शब्द का प्रचलन सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस और युद्ध कला यानी वारफेयर में काफ़ी मात्रा में किया जाता है कि हाँ भाई, आपको इस चीज़ से निपटने के लिए आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है, यानी क्या आपने प्लानिंग की है। द्रोणाचार्य ने महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को घेरकर पांडवों को परास्त करने के लिए चक्रव्यूह नामक व्यू रचना का भी आयोजन किया था। वो भी उनकी एक स्ट्रैटेजी थी, चक्रव्यूह नाम की। अतः युद्ध कला में इसे ऐसी प्रभावी योजनाओं और विशेष कार्य पद्धतियों के रूप में समझा और प्रयोग में लाया जाता है, जिनके द्वारा युद्ध को अपने पक्ष में करने में सफलता मिलती है। तो वैसे ही शिक्षण की भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिनको हम शिक्षण व्यू रचनाओं के नाम से जानते हैं। तो हम जानते हैं कि बेसिकली टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। तो एक शिक्षक द्वारा विशेष रूप से निर्मित और अपनाई गई उन सभी योजनाओं और विशिष्ट कार्य पद्धतियों या साधनों से इसका तात्पर्य होता है, जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन कर उन्हें निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक से अधिक सहायता प्रदान कर सके। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं टीचिंग स्ट्रैटेजी। अगर हमारे से सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए कि भाई शिक्षण व्यू रचना से आपका क्या तात्पर्य, तो हम सिंपल सी ये डेफिनेशन वहाँ पर दे देंगे। और भी डेफिनेशंस हम दे सकते हैं ईस्टोस और एस मॉरिस की, B.O. स्मिथ की, और बेसिकली एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग भी हम इसकी डेफिनेशंस जो है दे सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि नीति या स्ट्रैटेजी नियोजन तथा निर्देशन का विज्ञान और कला है, जिसकी सहायता से बड़ी बड़ी सेनाएं भी युद्ध में कार्य करती थी। तो एनसाइक्लोपीडिया तो भाई सेना से जोड़ती है, इसको ध्यान रखेंगे कि स्ट्रैटेजीज उस प्लानिंग और उस निर्देशन का विज्ञान और कला है, जिसकी सहायता से बड़ी बड़ी सेनाएं भी, सेना वर्ड का यूज़ किया है किसने, शब्दकोश ने, कौन से, एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार। B.O. स्मिथ ने बोला है कि स्ट्रैटेजी कार्यों के उन रूपों को कहते हैं जो कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं तथा कुछ अन्य कार्यों से रक्षा करते हैं।
हैं। ठीक है, तो ये बीओ स्मिथ की परिभाषा है। ई स्टोन्स और एस मॉरिस की परिभाषा है कि शिक्षण व्यू रचना से तात्पर्य किसी पाठ के शिक्षण हेतु अपनाई गई उस सामान्यीकृत योजना से है जिसमें संरचना अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के रूप में वांछित विद्यार्थी व्यवहार यानी जो विद्यार्थी का व्यवहार हम चाहते हैं तथा व्यू रचना को प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक युक्तियों की रूपरेखा का समावेश हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण व्यू रचना कहते हैं। ठीक है, तो ये ई स्टोन्स और एस मॉरिस की परिभाषाएं हैं। इसके बाद आप बात करते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि भाई शिक्षण व्यू रचना और टीचिंग स्ट्रेटेजीज की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यानी उनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उनकी विशेषताएं क्या होती है। तो शिक्षण व्यू रचनाओं की मुख्य विशेषताओं की हम बात करते हैं कि इसके द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। पहली इसकी प्रॉपर्टी होती है, पहली इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषता होती है कि इसके द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। तभी तो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमारा जो काम है वो इसी तरीके से एक पाथवे बन जाए हमारा। शिक्षण व्यू रचनाएं शिक्षण प्रक्रिया को तार्किक, क्रमबद्ध और सार्थक बनाती है और यही एक विज्ञान की परिभाषा होती है, इसलिए इसे एक विज्ञान और कला कहा गया है। ठीक है, तो शिक्षण व्यू रचनाएं शिक्षण प्रक्रिया को तार्किक, क्रमबद्ध और सार्थक बनाती है। शिक्षण व्यू रचनाएं ऐसी सामान्यकृत योजनाओं, विधियों और तरीकों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें किसी भी विशिष्ट शिक्षण कार्य या शिक्षण पाठ को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता हो। यानी कि नॉर्मल सी सामान्यकृत योजनाएं, विधियां और तरीके होते हैं, लेकिन वो किसी विशिष्ट शिक्षण कार्य या शिक्षण पाठ को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, इन्हें ही हम शिक्षण व्यू रचनाएं कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि शिक्षण व्यू रचना की एक मुख्य विशेषता छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन और उद्देश्यों की प्राप्ति है, यही इसकी मुख्य विशेषता है। शिक्षण व्यू रचनाएं शिक्षण संबंधी योजनाएं बनाने में भी सहायक होती हैं और ये शिक्षण प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। इन व्यू रचनाओं के माध्यम से कम समय में सीखना संभव होता है या कम समय में ज़्यादा सीखना संभव हो पाता है और इन रचनाओं द्वारा कॉन्सेप्ट्स और जो प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं उनको सीखने में गलत अनुक्रियाओं को कम करने में सहायता मिलती है। कई बार क्या होता है कि गलत अनुक्रिया हो जाती है, गलत रिस्पॉन्स कर देता है बच्चा। ठीक है, तो उन चीज़ों को कम करने में भी हेल्प मिलती है। वे व्यू रचनाएं स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक, ये जो व्यू रचनाएं होती हैं वो स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक ले जाती हैं, यानी शिक्षण में ये इस तरह की भूमिका अदा करती हैं कि बच्चा न केवल रटने संबंधी बल्कि उस पर एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता है, यानी चिंतन स्तर पर जो है शिक्षण जो है उसे ले जाती हैं। छात्र अभिप्रेरित होकर सीखने में रुचि लेता है, वो मोटिवेट होता है। ठीक है, तो ये हमारी थी शिक्षण व्यू रचनाओं की परिभाषा, उसकी विशेषताएं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सूचना और संचार तकनीकी से संबंधित कुछ व्यू रचनाओं की हम बात करते हैं। सम आईसीटी सपोर्ट टेक्निक्स या टीचिंग टेक्निक्स या टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं जी यहाँ पर कंप्यूटर सह अधिगम, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। बात करते हैं कंप्यूटर सह अधिगम, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग क्या होती है। तो देखिए सिंपल सी बात, इसे CAL भी कहते हैं, डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। CAL की फुल फॉर्म कल, CAL इसकी फुल फॉर्म कॉल, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ठीक है जी, कुछ लोग इसको कंप्यूटर एसोसिएटेड लर्निंग या इस टाइप से भी जो है गलत कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर असिस्टेड यानी कंप्यूटर यहाँ पर एक असिस्टेंट्स की तरह काम करता है, कंप्यूटर असिस्टेड। ठीक है, सो कंप्यूटर को शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर उपागम में ही सम्मिलित किया जाता है। यह स्वतः अनुदेशनात्मक पद्धति का एक उपकरण है, अनुदेशन करता है ये, और जिसका प्रयोग व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए किया जाता है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल। ठीक है, ल्यूरेंस स्टोलुरो तथा डैनियल डेविस, इन्होंने 1965 में सर्वप्रथम शिक्षक के स्थान पर कंप्यूटर का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले शिक्षक के स्थान पर कंप्यूटर का प्रयोग किया था डैनियल डेविस ने और ल्यूरेंस स्टोलुरो ने। ठीक है जी, और आज कंप्यूटर ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक योगदान किया है। विश्व के प्रगतिशील देशों में आज कंप्यूटर सह अधिगम तकनीक एक प्रभावशाली साधन के रूप में उभर कर हमारे सामने आए हैं और भारत में भी कंप्यूटर अधिकांश क्षेत्रों में लागू हो चुका है, जैसे परिवहन, संचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि। तो बात करते हैं मेनली हम कंप्यूटर सह अधिगम का अर्थ CAL के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं। मीनिंग ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डेफिनेटली CAL हमें देखने को मिलता है एग्जाम में, चाहे छोटे क्वेश्चंस में मिले या बड़े क्वेश्चंस में मिले। कंप्यूटर सह अधिगम एक ऐसी अधिगम प्रणाली है जिसमें छात्र और आवश्यक अधिगम सामग्री से युक्त कंप्यूटर के माध्यम से उपयोगी अंत्यक्रिया इस उद्देश्य से चलती रहती है जिससे छात्र को
जो छात्र होता है उसको अपनी योग्यता और गति के अनुसार व्यक्तिगत रूप से स्व अधिगम प्राप्त करते हुए वांछित अधिगमनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। कंप्यूटर के सामने बच्चा स्वतः ही पढ़ सकता है, कंप्यूटर उसको अनुदेशन देता रहता है, आगे से आगे लेवल वाइज चीज़ें बढ़ती रहती हैं, ठीक है, तो वो इंटरेक्ट करता रहता है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम में सीखने वाले के अधिगम कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षक और छात्र के बीच अन्योन्य क्रिया अधिक होती है, क्योंकि कंप्यूटर और बच्चे दो ही होते हैं वहाँ पर। शिक्षक और छात्र वेबसाइट के साथ अधिगम वातावरण के साथ परिचित होते हैं और वेबसाइट अधिगम वातावरण छात्र को स्वतंत्र सीखने वाला बनाती है, क्योंकि वहाँ पर उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं होता है, व्यक्तिगत डर नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो बहुत ही ईजी सी परिभाषा है कि कंप्यूटर सह अधिगम से अभिप्राय ऐसी अधिगम तकनीक या विधि से है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर के बीच एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया चलती रहती है जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी विशेष को अपनी क्षमताओं तथा अधिगम गति का अनुसरण करते हुए वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में समुचित सहायता यानी ओवरऑल हर तरह की हेल्प वहाँ पर मिलती है। कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षण देने में दो प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक तो कंप्यूटर को एक बारीकी से बनाई हुई शिक्षण मशीन की भांति प्रयोग किया जा सकता है। बारीकी से बनाई हुई शिक्षण मशीन जो कि शिक्षण सामग्री को छात्र के समक्ष प्रस्तुत करती है और उसके प्रत्युत्तर का अर्थ प्रदान करती है, और इसे हम कंप्यूटर सहायक शिक्षण कहते हैं। यानी कंप्यूटर ही उसको सारा कुछ जो है उसके समक्ष प्रस्तुत करेगी, जो भी वो रिस्पॉन्स करेगा उसको भी अर्थ प्रदान करेगी। दूसरा होता है कि कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षक को शैक्षिक प्रक्रिया को प्रशासित करने में सहायता देना। ठीक है जी, जो छात्र की योग्यताओं का मापन कराकर और एक शिक्षण संबंधी कोर्स को प्रस्तावित करके करता है, इसे कंप्यूटर प्रशासित शिक्षण कहते हैं, CMI इसे कहते हैं। एक तो होता है कि कंप्यूटर को खुद जैसे पूरा का पूरा कंटेंट ही सब कुछ कंप्यूटर ही है, और दूसरा होता है जब शिक्षक कंप्यूटर की हेल्प से बच्चों को पढ़ा रहा हो, ठीक है, उसे तो हम CMI कहते हैं। CAL जो है वो कंप्यूटर सह अधिगम की सबसे साधारण विधि यह है कि छात्र एक टेली टाइपराइटर के सामने बैठता है जो विद्युतीय टाइपराइटर की भांति, यानी एक सिंपल सी बात है, एक कीबोर्ड होता है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर द्वारा सूचना टाइप की जाती है और छात्र अपने रिप्लाई जो है कीबोर्ड के सहायता से टाइप करता है। यानी मॉनिटर पर उसे सारा कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिटेल्स सारी चीज़ें दिखती रहती हैं, कंटेंट वगैरह, और वो अपने रिस्पॉन्स जो देता है, अपने रिप्लाई जो देता है वो कीबोर्ड पर टाइप करके देता है। इस प्रकार कंप्यूटर एक बड़ी संख्या में छात्रों को शिक्षण देने में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक छात्र को टेली टाइपराइटर देकर दोनों प्रकार का शिक्षण दिया जा सकता है। इस विधि में लाभ यह है कि छात्र को व्यक्तिगत रूप से शिक्षण मिल जाता है। एक कंप्यूटर के सामने एक ही बच्चा बैठेगा, ठीक है, लेकिन टीचर जो होता है, टीचर तो बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, ठीक है, तो इस तरह से व्यक्तिगत रूप से शिक्षण बच्चों को मिलता है इस विधि से। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इससे होता ये है कि विभिन्न योग्यता वाले छात्र जो, क्योंकि देखिए बच्चों की अलग अलग लर्निंग स्पीड होती है, अलग अलग बच्चे की, तो अलग अलग योग्यता वाले छात्र अपनी मतलब खुद की गति से शिक्षण ग्रहण करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जो स्लो बच्चा है वो धीरे धीरे, क्योंकि एक कंप्यूटर है उसके सामने, उसने खुद का सिर्फ पर्सनल स्टडी ही उससे करनी है, तो जैसे उसकी स्पीड है वो अपनी स्पीड से बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे छात्र, जैसे क्लास में नॉर्मल लर्निंग होती है, तो इंटेलिजेंट जो बच्चा होता है, थोड़ा सा फास्ट वे में करने वाला होता है, वो जल्दी कर जाता है और बाकी सारे पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चा अपनी गति से शिक्षा ग्रहण करते हुए आगे बढ़ता है। और कंप्यूटर एक साथ अनेक छात्रों के शिक्षण के लिए प्रयोग होता है वैसे, और अनुक्रिया छात्र अपनी गति से ही करता है, ठीक है, यानी एक साथ कंप्यूटर में सारे बच्चों के पास सेम कंटेंट जाएगा, एक साथ उसको चलाया जा सकता है, लेकिन जब रिस्पॉन्स करेगा अलग अलग कंप्यूटर अलग बच्चे को अपनी स्पीड से ही काम करने के लिए दिया जाएगा। यह अपनी गति और अपनी उपलब्धि दोनों के अनुसार प्रगति करने के लिए अवसर प्रदान करता है। इससे दूसरा लाभ यह है कि छात्रों को अपनी अनुक्रियाओं के सही और गलत होने का खुद पता चलता रहता है, क्योंकि साथ के साथ रिस्पॉन्स देता है भाई कंप्यूटर को, ठीक है, गलत आंसर है तो फटाक से आपको वो बताएगा कि हाँ भाई आपका आंसर गलत है। यह छात्र के ध्यान को पूरे समय के लिए अपनी ओर केंद्रित रखता है, तो बहुत ही ये सही तरीका है। जैसा कि एक शिक्षक उस समय जब वह प्रत्येक छात्र को अलग अलग शिक्षण प्रदान कर रहा होता है तब होता है, यानी एक बच्चे पर एक टीचर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल जाता है जब कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी है, वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर है यूज़ ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कि कंप्यूटर सह अधिगम का आप यूज़ कहाँ पर करते हैं, ठीक है,
या इसका उपयोग क्या है। तो इस पर आप जो है सिंपली क्वेश्चन बने तो आप लिखेंगे कि इस तकनीक के आधार पर, इस तकनीक के द्वारा छात्रों को उनकी गति और समय के अनुसार स्वयं सीखने के अनुसार अवसर मिलते हैं। सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त शिक्षण मॉड्यूलों को कंप्यूटर की सहायता से प्रभावी ढंग से निर्मित किया जा सकता है। छात्रों को वस्तुनिष्ठ और विशिष्ट पोषण उनकी अधिगम प्रक्रिया से प्राप्त होता रहता है। ठीक है, कंप्यूटर सह अधिगम में मूल्यांकन को भी आसानी से किया जा सकता है, साथ साथ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसमें। ठीक है, साथ साथ क्विज वगैरह लगती रहती है। इस तकनीक के प्रयोग से विशेषकर मानचित्रों और आकृतियों के रेखांकन में काफ़ी समय की बचत हो जाती है, क्योंकि सारा कुछ ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन होता है। इसके द्वारा छात्रों को अभ्यास के विभिन्न अवसर प्राप्त होते हैं और विश्व के छात्रों और शिक्षकों के साथ पारस्परिक विचार विमर्श भी यहाँ पर हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है और यह शिक्षक और छात्रों के लिए तथ्यों और सूचनाओं की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विषय की विशालता और गंभीरता को विद्यार्थी के सम्मुख आसानी से रखा जा सकता है और अधिगम प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावी और सरल बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम इंपॉर्टेंस तो लिख देते हैं, उसका यूज़ भी लिख देते हैं, लेकिन सीमाएं लिखने के वक्त हम एक या दो से ज़्यादा सीमाएं नहीं लिख पाते, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। लिमिटेशंस क्या है CAL की, कि कंप्यूटर सह अधिगम छात्रों के भावनात्मक पक्ष की अनदेखी करता है। वो क्रियात्मक पक्ष भी दे देगा, ज्ञानात्मक पक्ष भी दे देगा, लेकिन भावनात्मक पक्ष की वो वहाँ पर अनदेखी करता है, यानी भावात्मक पक्ष का विकास वहाँ पर नहीं हो पाता। और दूसरा, यह अधिगम अत्यधिक खर्चीला होता है। यह मनोविज्ञान और शैक्षिक समस्याओं के समाधान में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाता। कोई मनोवैज्ञानिक समस्या आ जाए या शैक्षिक समस्या इस तरह की आ जाए, तो जैसे बच्चे को किसी एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो कंप्यूटर में तो जो मेथड है उसी मेथड से समझाया जाएगा, एक ही चीज़ रिपीट करता हुआ जाएगा वो। लेकिन अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो अपना मेथड चेंज नहीं करेगा, यही इसकी समस्या है। कंप्यूटर में प्रयुक्त मृदु उपागम सॉफ्टवेयर जो हैं वो बहुत कठिनाई से उपलब्ध होते हैं, ये भी बड़ी समस्या है। CAL जो है वो भाषा संबंधी दक्षता विकसित करने में असफल रहता है। जैसे बच्चा किसी वर्ड को लिख तो सही से रहा है, लेकिन जैसे कंप्यूटर में क्या होता है कि आप 4 ऑप्शंस चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, लेकिन बच्चा उस ऑप्शंस को सही तरीके से पढ़ पाता ही नहीं पढ़ पाता, बोल पाता या नहीं पाता, तो वो चीज़ों की जो दक्षताएं हैं वो विकसित करने में असफल रहता है। बिजली का अगर अभाव हो जाए, लाइट ही चली जाए, तो पढ़ेंगे कैसे भाई, सिंपल सी बात है। कुछ विद्यार्थी परंपरागत शिक्षण की तुलना में इस विधि के द्वारा सीखने में आनंद का अनुभव नहीं करते हैं। बच्चों को कईयों को मज़ा भी नहीं आता। CAL के प्रयोग से विद्यार्थी कुछ कठिनाइयों का अनुभव भी करते हैं, कई बार नेटवर्क एरर वगैरह इस तरह की चीज़ें रहती हैं। CAL यह उपेक्षा करते हैं कि अध्यापक को विषय विशेष का स्वामित्व तथा अनुदेशनात्मक सामग्री के निर्माण और प्रयोग में दक्ष होना चाहिए, जो कि कभी कभी संभव होता है। हो सकता है कि टीचर को खुद को अच्छे से कंटेंट बनाना, कंटेंट रेडी करना नहीं आता हो, कि बच्चे को जो है अच्छे तरीके से कंटेंट को पेश किया जा सके कंप्यूटर के माध्यम से, तो कई बार ये भी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। CAL में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, तो रोल ऑफ अ टीचर इन CAL ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सिंपल सी बात कि अधिगम प्रक्रिया में CAL ने शिक्षक के लिए शक्तिशाली उपकरण का काम किया है। इससे अध्यापक की भूमिका में निश्चित तौर पर कुछ परिवर्तन आए हैं और CAL जो है वो अधिगम की एक लचीली प्रक्रिया है। इसे परंपरागत शिक्षण के साथ साथ भी प्रयोग में लाया जा सकता है। कि लचीली प्रक्रिया यानी आप साथ में जो है अपना परंपरागत शिक्षण करा सकते हैं, साथ में एक दिन लैब में ले जाएं, कंप्यूटर आधारित लर्निंग करा दें। ठीक है, कंप्यूटर आधारित लर्निंग या कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एक कंप्यूटर इंजीनियर की इसमें आवश्यकता पर बल देती है और CAL एक अच्छे पाठ लेखक, लेसन राइटर की आवश्यकता पर भी बल देती है। एक अच्छा अनुभवी शिक्षक एक अच्छा पाठ लेखक भी हो। CAL एक सिस्टम ऑपरेटर की आवश्यकता पर भी बल देता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीक से भली भांति परिचित हो। शिक्षक जो है अगर वो एक कंप्यूटर इंजीनियर की भांति काम कर सके, लेसन राइटर की तरह काम कर सके, सिस्टम ऑपरेट भी उसको करना चाहिए, तो ये सारी शिक्षक की भूमिकाएँ यहाँ पर रहती हैं। तो ये हमने पढ़ा बहुत ही अच्छे से जो है हमारा CAL। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, योजना आधारित जो है अधिगम क्या होता है, योजना आधारित अधिगम। देखिए, योजना आधारित अधिगम का आधुनिक युग में विशेष महत्व है और इस पद्धति का जन्म जो है दार्शनिक विचारधाराओं के प्रयोजनवादी संप्रदाय के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन डेवी और उनके शिष्य किलपेट्रिक ने किया था, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है जी।
सो डीवी शिक्षा के तत्कालीन रूप तथा व्यवस्था से असंतुष्ट थे और वो ये चाहते थे कि शिक्षा छात्रों को यथार्थ और व्यवहारिक जीवन से परिचित कराए और शिक्षा और जीवन जो है वो दोनों प्रायवाची होने चाहिए। ठीक है, तो ये कौन चाहते थे? ये डीवी चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इस पद्धति के प्रयोग से सभी विषयों का अधिगम आसानी से किया जा सकता है। वस्तुतः किसी उद्देश्य की संप्राप्ति के लिए किए जाने वाले ऐसे क्रियाकलाप जो प्राकृतिक परिस्थितियों में संपन्न हो परियोजना विधि के अंग माने जाते हैं। और यह व्यू रचना इस सिद्धांत पर आधारित है कि छात्र प्राय संबंध, सहयोग और क्रिया द्वारा सीखते हैं और उनमें तथ्यों का संकलन एक केंद्रीय लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। अगर हम W.H. किलपैट्रिक के अनुसार देखें तो वर्तमान युग में स्कूल और समाज तीव्र और विस्तृत रूप से पृथक हो गए हैं और विचार एवं कार्य दो क्षेत्रों में स्थान, समय तथा भेद से असंबंधित हो गए हैं। यानी विचार और कार्य जो है वो दो क्षेत्रों में स्थान और समय तथा भेद में असंबंधित हो गए हैं। यानी विचार तो अलग होता है, लेकिन काम जो वो करता है वो एक अलग तरीके से करता है। ठीक है, अगर हम विस्तृत अच्छे से समझें तो स्कूल के अंदर जो कुछ पढ़ाया जाता है और संसार में जो कुछ हो रहा है उनका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो स्कूल में बालकों को प्रौढ़ों के साथ सामाजिक क्रिया में भाग लेने के कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होते हैं। अतः हम अंतिम रूप से ये चाहते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन की गहराई में प्रवेश करे, केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं अपितु उस उत्तम जीवन में भी जिसकी हम आकांक्षा करते हैं वहाँ भी जो है इसका यूज़ हो। इस प्रकार शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करके शिक्षा का जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु डीवी ने प्रयोजनवाद के आधार पर जो है यानी प्रैक्टिकल जो थ्योरी होती है उसके आधार पर किलपैट्रिक द्वारा इस पद्धति को एक सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। अब हम बात करते हैं योजना आधारित अधिगम की परिभाषा क्या है। तो चलिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है। तो ये किलपैट्रिक की परिभाषा है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए। बेलर्ड के अनुसार प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। प्रोस्टिवेंशन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है, यानी एक समस्या की जाती है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में सॉल्व किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। पार्कर के अनुसार यह क्रिया की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक है जी। योजना अधिगम का स्वरूप, द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट यानी कि उनको एक प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट को वो पूरा करते हैं और करते करते उसको वो सीख जाते हैं। योजना अधिगम में अधिगम का केंद्र प्रोजेक्ट ही होता है और विद्यार्थी किसी समस्या के समाधान हेतु किसी उचित प्रोजेक्ट को हस्तगत कर तथा योजनाबद्ध कार्य करके उसको जो है पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। वे प्रोजेक्ट पर कार्य करते समय उन्हें जिस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है उसी समय वो ग्रहण कर लेते हैं, चाहे वह किसी भी विषय से संबंधित हो। इस प्रकार इस विधि में अध्ययन को प्रासंगिक इंसिडेंटल ढंग से किया जाता है। इंसिडेंट घटा वहीं से वो सीख लेते हैं। प्रोजेक्ट पर कार्य करते समय विषय के जिन तथ्यों, सिद्धांतों और व्यवहारिक ज्ञान की जहाँ जहाँ आवश्यकता अनुभव होती है उस ज्ञान को उसी समय विद्यार्थियों को दे दिया जाता है। ठीक है, आपने भी प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे तो आप जानते हैं कि हम कैसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं। प्रोजेक्ट द्वारा अधिगम का यही जो वास्तविक रूप है। इस विधि में बालक को कार्य करने की स्वतंत्रता रहती है और उसका संपूर्ण क्रियाकलाप किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए होता है जिसका संबंध उसके जीवन से होता है और वह रुचिपूर्वक कार्य करता है और कार्य के पूर्ण होने पर आत्मसंतोष का अनुभव भी करता है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। अगर हम बात करें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की योजना युक्त अधिगम का आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो देखिए योजना युक्त अधिगम के जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा वास्तविकता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। इसमें छात्र के द्वारा किया गया कार्य वास्तविक होता है क्योंकि वह वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है जिससे उसके जीवन और उसके कार्यों के मध्य परस्पर घनिष्ठ संबंध स्थापित करना संभव हो जाता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी वो कर करके करता है, यानी योजना युक्त अधिगम में छात्र स्वयं क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है और इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान से उसका चहुमुखी विकास संभव हो पाता है और स्वयं क्रिया द्वारा प्राप्त ज्ञान का उपयोग में अपने भावी जीवन में भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उद्देश्य का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, यानी इस विधि में क्योंकि छात्रों के सम्मुख अपनी क्रियाओं को दिशा देने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होता है कि हाँ भाई हमें प्रोजेक्ट पूरा करना है, इसलिए वो दिशा भ्रमित नहीं होते और उनकी शक्ति का इधर उधर अपव्यय भी नहीं होता है। अनुभव का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस,
छात्र जो है वो अनुभवों का अर्जन करते हैं, अनुभवों का अर्जन करते हुए कार्य करते हैं और उसमें उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग भी करना होता है, जिससे सामाजिकता की भावना भी विकसित होती है और उसके चरित्र का विकास प्रजातांत्रिक व्यक्ति के रूप में होता है। समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो योजना के इस योजना जब भी बच्चा जो है प्रोजेक्ट के लिए योजना बनाता है तो उसके अंतर्गत छात्र विषयों का अध्ययन जो है वो पृथक पृथक रूप से नहीं करता, बल्कि किसी समस्या को हल करने के दौरान उन्हें सभी विषयों का ज्ञान समन्वित रूप से प्राप्त करना होता है। तो रायबर्न के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के अनुसार संगठित विद्यालय में विषयों का स्वाभाविक सहज संबंध होता है और समस्त विषय जिनका बालक अध्ययन करता है उद्देश्यपूर्ण क्रिया से संबंधित होते हैं और उद्देश्य केंद्रीय समन्वयकर्ता के रूप में कार्यकर्ता होते हैं। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। उसी कार्य को छात्र अधिक रुचि से करता है जिसकी तात्कालिक और भावी जीवन में उपयोगिता उन्हें स्पष्ट हो। योजना विधि का ये एक प्रमुख सिद्धांत है। चलिए, हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुके हैं, वापस से आते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने देखा पहला वास्तविकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन और प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। स्वतंत्रता का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। इस पद्धति के अंतर्गत छात्रों को स्वतंत्र वातावरण में छोड़ दिया जाता है जहाँ वे अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार कार्य का चुनाव करके लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। जो शिक्षक होता है वो तो केवल पथ प्रदर्शक के रूप में उनकी हेल्प करता है। सामाजिकता का सिद्धांत, जब छात्र जो होते हैं वो आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उनमें परस्पर सामाजिक गुण जैसे सहयोग, संयम आदि का आविर्भाव भी होता है और उनमें स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। मितव्ययिता का सिद्धांत, इसके अंतर्गत छात्रों को एक निर्धारित अवधि में अपने कार्यों का समापन करना होता है और इसमें यह प्रयास किया जाता है कि जो छात्र हैं उनको अल्प समय में अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट का निर्धारित करते समय आर्थिक दृष्टि से धन की मितव्ययिता को भी ध्यान में रखा जाता ही है। अगर हम वर्किंग प्रोसेस देखें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का, क्योंकि हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में बुक से स्टडी कर रहे हैं तो इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आपका टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। परिस्थिति प्रदान करना, तो वर्किंग प्रोसेस देखें तो सबसे पहला इसका काम होता है परिस्थिति प्रदान करना। उसके बाद दूसरा होता है सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट, योजना के उद्देश्य और उनका चयन करना, योजना का नियोजन प्लानिंग करना और उसके बाद एग्जीक्यूशन करना और उसके बाद इवेल्युएशन करना। तो 5 इसके स्टेप्स होते हैं बेसिकली। तो इसकी कार्यप्रणाली में सबसे पहला आता है परिस्थिति प्रदान करना, यानी प्रोविजन ऑफ अ सिचुएशन। छात्रों की आयु, इच्छाओं और योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में छात्रों के सम्मुख उत्पन्न कर दे जिससे छात्र उसमें अपना ध्यान केंद्रित कर रुचि ले और ये परिस्थितियाँ विद्यालय के साथ वार्ताओं के द्वारा विद्यार्थियों के साथ बातचीत के द्वारा भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे जो है बच्चा रुचि लेने में इंटरेस्टेड हो जाए। योजना के उद्देश्य और चयन, योजना का उपयुक्त चयन उसकी सफलता की एक आवश्यकता है। शिक्षक की अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों का उपयुक्त योजना के चयन हेतु मार्गदर्शन करना चाहिए और योजना का चयन छात्रों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर किया जाना चाहिए ताकि वह जो है अधिक उपयोगी हो सकता है, तभी वह ठीक है। योजना का नियोजन, योजना को पूर्ण करने हेतु छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में उचित नियोजन की रूपरेखा बनाते हैं और कक्षा के समस्त छात्र शिक्षक मिलजुल कर इस संबंध में विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद छात्रों की रुचि, योग्यता, क्षमता आदि के अनुरूप पृथक रूप से योजना के संदर्भ में कार्य का विभाजन कर दिया जाता है। उसके बाद आती है एग्जीक्यूशन की बारी। प्रत्येक छात्र को जब उत्तरदायित्व दिया जा चुका होता है उनकी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुरूप, ठीक है, तो उस स्थिति में सभी विद्यार्थी अपनी पूरी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं। अपने कार्य को पूरा करते समय जहां उनको नवीन ज्ञान को ग्रहण करने की आवश्यकता अनुभव होती है उसे ग्रहण करने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों की उचित सहायता करता है और शिक्षक को अप्रत्यक्ष रूप से योजना के प्रत्येक प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन करना चाहिए। जो बच्चे बीच बीच में अपनी क्वेरीज डालते हैं तो उनको शांत भी करना चाहिए। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, समय समय पर विचार गोष्ठी का आयोजन करके कार्य का मूल्यांकन भी किया जाता है। इसमें उसकी त्रुटियों को नोट किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं अपनी आलोचना करनी चाहिए। विद्यार्थियों को यह देखना चाहिए कि जो है परियोजना के उद्देश्य किसी सीमा तक प्राप्त कर लिए गए हैं या उनमें कोई कमी रह गई है या क्या कमी रह गई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है रिकॉर्ड करना। चलिए आगे देखिए, प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के पश्चात छात्र अपनी प्रोजेक्ट पुस्तिकाओं में
योजना संबंधी सभी क्रियाओं को लिखते हैं। इसमें योजना का चुनाव, नियोजन, होने वाला तर्क वितर्क, कर्तव्यों का विभाजन, प्रयोग में आने वाली पुस्तकें में सामग्री, मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ, प्राप्त किए गए अनुभव और लिए गए निर्देशन आदि सभी बातें सम्मिलित होती हैं। इसके अंतर्गत जो है भावी निर्देशन और प्रयोग में लिए गए प्रयोग के लिए भी महत्वपूर्ण बातें लिखी जा सकती है। योजना का मनोवैज्ञानिक आधार अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ प्रोडक्ट देखें तो अधिगम के जो 3 हमारे मेन सिद्धांत होते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट, तीनों के तीनों यहाँ पर काम करते हैं। तो इन तीनों सिद्धांतों के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है जी। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इस विधि का आधार स्वयं क्रिया है जिसमें छात्र अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। छात्रों का सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करना यह तत्परता का नियम होता है जिसमें उद्देश्यपूर्ण वातावरण बनाकर और संजीव परिस्थितियों के माध्यम से उनको एक्टिव किया जाता है, उनको रेडी किया जाता है। लॉ ऑफ इफेक्ट, अधिगम का स्थायीकरण सफलता और असफलता या सफलता पर निर्भर करता है और इस विधि में छात्र अपनी सफलता का मूल्यांकन करता है और इस कारण उसका जो ज्ञान है वो मस्तिष्क में अधिक समय तक स्थायी हो जाता है। योजना अधिगम की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें विभिन्न गुणों की उत्पत्ति होती है। कल्टीवेशन ऑफ वेरियस क्वालिटीज़, जैसे व्यक्तिगत योजना में कार्यरत, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और समूहगत कार्यविधि में दल के सदस्यों में सामाजिकता की भावना भी उत्पन्न होती है। प्रयोगात्मक और व्यवहारिक व्यू रचना भी यहाँ पर बच्चा करता है। एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी उसके अंतर्गत आती है। यह विधि बालक की क्रियाशीलता को महत्वपूर्ण स्थान देती है। बालक द्वारा जो विज्ञान ग्रहण किया जाता है उसे अध्यापक द्वारा उस पर लादा नहीं जाता, इसके विपरीत उसे विद्यार्थियों द्वारा क्रियात्मक कार्यों और प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सीखा जाता है। मनोवैज्ञानिक विधि की बात करें, साइकोलॉजिकल मेथड्स, तो यह अधिगम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे जो भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है, छात्रों की योग्यता होती है, जो अधिगम सिद्धांत है, रुचि, प्रकृति, इन सभी चीज़ों का वो बहुत ही ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। रोचक और स्वाभाविक, यह विधि करके सीखना, खेल खेल में सीखना, इन सभी सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए रोचक है और स्वाभाविक है और इसमें बाल चेष्टाओं का महत्व प्रतिपादित होता है। बच्चों में मतलब चेष्टाएँ होती हैं, क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्वेरीज उठती हैं तो वो वहाँ पर शांत की जाती हैं तो बच्चा और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। आइडियल मेथड, ये एक आदर्श विधि है। इस विधि से प्रोजेक्ट को समवाय के तीनों महत्वपूर्ण केंद्रों उद्योग, सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश से चुना जाता है तथा प्रोजेक्ट केंद्र बनाकर विद्यालय के सभी विषयों को एकता के सूत्र में भी बांधा जा सकता है। स्थायी और स्पष्ट ज्ञान, ड्यूरेबल यानी स्थायी और क्लियर नॉलेज यहाँ पर बच्चों को मिलता है क्योंकि वो प्रत्यक्ष अनुभव और क्रियाओं के माध्यम से पूरा सक्रिय होकर और लगन से जो है ज्ञान को प्राप्त करता है। साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चे में आता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चे में बनता है क्योंकि प्रोजेक्ट एक समस्यामूलक कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरा किया जाता है। अतः प्रोजेक्ट में बच्चों के सामने योजना के मूल में कोई एक समस्या होती है जिसे वे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर स्वतंत्र रूप से उनमें सोचने, विचारने, तर्क करने, प्रयोग और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के अवसर उनमें मिलते हैं और इस तरह से उनमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्रिएट हो जाता है। निष्पक्ष निर्णय वो लेते हैं और सटीक चिंतन वो कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों को अपने कार्य के परिणाम तक पहुंचने के प्रयास में निष्पक्ष निर्णय और सटीक चिंतन से भी वो प्रशिक्षण उनको प्राप्त होता है। सेल्फ रियलाइंस, आत्मविश्वास बच्चों में होता है। जब वो काम करते हैं तो आत्मनिर्भरता, आत्म प्रकाशन और आत्मविश्वास, तीनों चीज़ें वहाँ पर उनको ये सीखने के अवसर मिलते हैं। ग्रह और समाज से संबंधित, इसमें विद्यालय का ग्रह समाज के साथ संजीव संपर्क बन जाता है क्योंकि विद्यालय में अर्जित ज्ञान ग्रह और समाज की परिस्थितियों के समरूप ही होता है। अनुशासन की शिक्षा बच्चों को मिलती है। मानसिक विकास के लिए ये बहुत ही उपयुक्त होता है। विकास के समान अवसर मिलते हैं बच्चों को। सामाजिक गुणों का विकास होता है और एक इंस्पिरेशन मिलती है क्योंकि बेसिक सी बात है कि इस विधि से विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं तो बहुत ही उत्साही और कर्मठ होकर के वो काम करते हैं। ठीक है, तो उन्हें प्रेरणा मिलती है। लेकिन फिर भी इसके कुछ दोष हैं। योजना आधारित अधिगम के दोष और सीमाओं की अगर हम बात करें, डीमेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो सिंपल सी बात है कि योजना एक व्ययपूर्ण प्रणाली है क्योंकि किसी भी योजना को पूरा करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है और अध्यापक को योजना के चुनाव से लेकर योजना को पूरा होने तक बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। योजना में समय अधिक लगता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को योजना अधिगम के द्वारा सिखाया भी नहीं जा सकता और इस शिक्षण व्यू रचना में वर्तमान समय में प्रचलित प्रविधियों का प्रयोग जो है वो कठिन होता है और इसमें पाठ्यवस्तु का चयन विभिन्न स्थानों में किया जाता है। अतएव किसी भी विषय का गठन और क्रमबद्ध अध्ययन संभव नहीं है।
इस विधि में प्रयुक्त होने वाले साधन सामान्यतः प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। और यह निम्न कक्षाओं के लिए तो लाभकारी, लेकिन उच्च कक्षाओं में ज़्यादा लाभकारी नहीं होता। योजना के लिए संदर्भ सामग्री जो भी रेफरेंस मटेरियल्स होता है उनका भी अभाव रहता है विद्यालय में। अध्यापक पर काम का बोझ बढ़ता है, इससे वो योजना की तैयारी और मूल्यांकन के लिए समय नहीं दे पाता। शिक्षण कार्य संगठित और निरंतर नहीं हो पाता है। मंदबुद्धि छात्र जो होते हैं वो इसमें कोई रुचि नहीं लगते हैं, क्योंकि एक्टिव माइंड से ही काम किया जा सकता है और अधिकतर दायित्वों को केवल कुछ ही छात्र पूरा करना चाहते हैं। इसलिए जो ठीक ठाक बच्चे होते हैं वो तो उसको कर लेते हैं, लेकिन जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं वो उसमें कोई भी रुचि नहीं लेते हैं। इस विधि के द्वारा सीखने में विद्यार्थी और अध्यापक जो है दत्तचित्त होकर यह भूल जाते हैं कि परियोजना एकमात्र साधन है, साध्य नहीं, और जो है प्रायोजना साधन न होकर साध्य बन जाती है। तो इसलिए वो भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हम ये किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तकनीकी युक्त अधिगम। अब हम बात करते हैं तकनीकी युक्त अधिगम, टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग, यानी कि लर्निंग के अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी ऐड कर दें, किसी भी विषय के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति केवल पाठ्यपुस्तकों द्वारा अथवा शिक्षण के माध्यम से नहीं हो पाती है, और प्रयोगशाला भी शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। इसके साथ ही अपने शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न तकनीकी सहायक सामग्री है उसकी भी आवश्यकता होती है। तकनीकी युक्त अधिगम का महत्व ये होता है कि तकनीकी की सहायता से स्वयं करके सीखना, निरीक्षण करने, सोचने, विचारने और परख करने की सुविधा मिलने के कारण छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास होता है। और तकनीकी साधनों के प्रयोग की सहायता से छात्र जो भी ज्ञान या जो अनुभव प्राप्त करते हैं उनका प्रयोग भी अपने जीवन की अन्य संबंधित परिस्थितियों में भी करने में समर्थ होते हैं। जब अध्यापक कक्षा में पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करते हुए तकनीकी का प्रयोग करता है और विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, तो छात्रों को सभी तथ्य आसानी से समझ में आ जाते हैं। 3D एनिमेशन के द्वारा भी कई चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तकनीकी साधनों का प्रयोग करते समय अध्यापक अपने छात्रों का सक्रिय सहयोग लेने का प्रयास करता है, यानी बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जब अध्यापक तकनीकी का श्रेणी कक्ष में प्रयोग करता है तो बच्चों को कड़े अनुशासन से मुक्ति मिलती है, क्योंकि बच्चे थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं उस टाइम में। तकनीकी के प्रयोग से पाठ में विविध रूपता आती है और अध्यापक अन्य उपायों से पाठ को बोधगम्य और रुचिकर बना सकता है। तकनीकी के प्रयोग से शिक्षण की बहुत सी असंभव बातें भी संभव हो जाती हैं। जब हम पदार्थों को देखते हैं, स्पर्श करते हैं, उनके विषय में सुनते हैं, तो हमारे हृदय में उन पदार्थों के स्पष्ट बिंब अंकित हो जाते हैं, और ये बिंब बहुत मात्रा में स्थायी होते हैं, क्योंकि हमारा उनसे प्रत्यक्ष परिचय होता है। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान स्वाभाविक तो होता ही है, आसान और रुचिकर भी हो जाता है। अधिगम को प्रभावशाली और सार्थक बनाता है, और निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त शिक्षण व्यू रचनाएं और सहायक सामग्री और पुनर्बलन का चयन भी इसमें किया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए शोध के विभिन्न कार्यों को आसानी से किया जा सकता है, और ऑनलाइन अधिगम को आसान किया जा सकता है अगर हम टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं। विभिन्न तकनीकी युक्त साधनों का प्रयोग निम्नलिखित रूपों से किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तकनीकी युक्त साधन हैं, जैसे दूरदर्शन। आज हम टीवी के युग में निवास कर रहे हैं। सर्वप्रथम अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हेराल्ड नामक व्यक्ति ने इसका आरंभ करते हुए कहा था कि हम अपने परंपरागत दकियानुसी या पिछड़ी हुई शिक्षा प्रणाली को त्याग कर टीवी जैसे आधुनिक उपकरण द्वारा शिक्षा का आरंभ करना चाहिए। और टेलीविज़न एक ऐसा शैक्षणिक उपकरण है जिसमें छात्रों की श्रवण और दृष्टि संबंधी दोनों इंद्रियों का प्रयोग एक साथ होता है, और यह संप्रेषण संचार क्रिया का एक शक्तिशाली माध्यम है। और ब्रह्मांड में उपग्रहों को स्थिर करने की सफलता में शिक्षा के क्षेत्र में भी दूरदर्शन के प्रयोग में एक नए आयाम, न्यू डायमेंशंस आई है। जैसे सैटेलाइट्स हम भेजने लगे हैं, तो वैसे ही दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रसारण बेसिकली हम जानते हैं कि दो प्रकार से होता है। एक तो होता है ओपन सर्किट टेलीविज़न, और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न यानी CCTV। देखिए, हमारे देश में अब तक खुला परिपथ दूरदर्शन यानी ओपन सर्किट टेलीविज़न का प्रबंध है। इसके प्रसारण केंद्र द्वारा वायु के माध्यम से कार्यक्रमों को ग्रहण किया जाता है, यानी कि वायरलाइन नहीं है, वायरलाइन कम है, ठीक है। विभिन्न स्थानों को प्रसारित करने के लिए हम ओपन सर्किट दूरदर्शन का यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर की बात करते हैं दूसरा, तो कंप्यूटर को एक शैक्षिक साधन के रूप में उपयोग करने का विचार एक निर्णायक और सुनियोजित शिक्षा का माध्यम अमेरिका में एक विश्वसनीय शैक्षिक व्यू रचना के रूप में प्रयोग हुआ, परंतु इसका उपयोग शैक्षिक उपयोग ब्रिटेन में बहुरूपीय परिकल्पित कार्यक्रम और अमेरिका में बड़ी संख्या में विचारधारा के रूप में पर्याप्त फलित हुआ। हार्डवेयर जो होते हैं, यह एक हार्डवेयर उपागम है जिसमें
उसके लिए उसमें जो भी कार्य होते हैं, यानी जो हार्डवेयर होते हैं उनमें जो भी कार्य होते हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर उपागम का उपयोग किया जाता है और यह अनुदेशन का कार्य प्रभावशाली करता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से इसका उपयोग शिक्षा में आंकड़ों के विश्लेषण, नवीनतम सूचनाओं की प्राप्ति, शोध कार्यों और परीक्षा प्रणाली में अधिक किया जाता है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित कर उसका प्रिंटिंग कर सकता है, व्याख्या विश्लेषण करके आवश्यक परिणाम देता है। जो भी हम उसको कमांड देते हैं, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसे करना क्या है। इसकी इस एक विशेषता मेमोरी होती है जिसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है और ये उच्च स्तरीय कैलकुलेटर होता है, टाइपराइटर होता है, टेलीविज़न और मेमोरी का अनोखा संगम ये होता है। कंप्यूटर एक ऐसा उच्च स्तरीय संगणक कैलकुलेटर है जो एक सामान्य कैलकुलेटर से कई अधिक बेहतर कार्य करता है और साधारण कैलकुलेटर में तथ्यों को संग्रह करके रखने की क्षमता नहीं होती, लेकिन कंप्यूटर में आसानी से सब चीज़ें जो है संग्रह की जा सकती हैं, स्टोर की जा सकती हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हम जानते हैं जिसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग ये चीज़ें आती हैं। तो इसमें दो या दो से अधिक दूर बैठे जो व्यक्ति हैं वो भी आपस में परिचर्चा कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से प्रत्येक युक्तियों को प्रत्येक संपर्क द्वारा जोड़ना सामान्य अभ्यास माना जाता है। इस तकनीक में रेडियो, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर ग्राफिक्स, उपग्रह, वीडियो, टेक्स्ट, टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है। और केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान CIET, इग्नू, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संयुक्त रूप से 1995 ईस्वी में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रोजेक्ट का संचालन भी किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सह अनुदेशन। तो जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, तो वो भी इसी का पार्ट है, जिसे हम जो है थोड़ा सा हम बैक चले गए हैं। तो हम यहाँ पर थे, तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी हमने अच्छे से यहाँ पर कि ये इसी का पार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेट की स्थापना अमेरिका के रक्षा विभाग ने की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य रक्षा संबंधित सूचनाओं को कंप्यूटर के द्वारा एक जगह से हजारों मील दूर स्थापित दूसरे कंप्यूटर में शीघ्रता से पहुंचाना था और यह प्रयोग अपेक्षा से अधिक सफल रहा। प्रारंभ में इसे ARPANET कहा गया, ARPANET, ठीक है, लेकिन जब इसका उपयोग अमेरिकी विश्वविद्यालय और अन्य सरकारी संस्थाएं करने लगी तो इसका नाम बदलकर इंटरनेट हो गया। इंटरनेट दुनिया भर में फैले लाखों कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। इसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और तथा आपस में सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से कर लेते हैं, इसलिए इंटरनेट को सुपर हाईवे भी कहा जाता है। इंटरनेट पर सूचनाओं के रूप में इस पर अखबार पढ़ सकते हैं, पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनेट एक ऐसे कंप्यूटरों का समूह है जो ऑप्टिकल फाइबर केबलों, टेलीफोन लाइनों, उपग्रहों और अन्य माध्यमों से जुड़े हुए हैं। एक ऐसी जगह जहां आप अपने मित्र से या अपने परिवार से दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए बातचीत कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां असीमित व्यावसायिक अवसर है। एक ऐसा नेटवर्क जहां प्रत्येक मुद्दे की समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इंटरनेट सूचनाओं का एक विशाल समुद्र है। इंटरनेट में जहां हजारों की संख्या में शॉपिंग सेंटर्स, लाइब्रेरीज, व्यावसायिक संगठन एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये एक नई पीढ़ी की टेक्निक है। तो इंटरनेट के बारे में आप काफ़ी कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः संक्षेप में इंटरनेट कंप्यूटर पर संग्रहित सूचना को विश्व भर में वितरित करने और दूरस्थ स्थित विभिन्न कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान का साधन है। इंटरनेट का विकास 1969 में ARPA, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा किया गया था और इसे ARPANET जो है कहा जाता था। इंटरनेट कनेक्शंस बेसिकली मॉडेम के माध्यम से होते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट को चलाने के लिए अगर हम देखें तो इंटरनेट को चलाने के लिए निम्न प्रक्रियाएं हम अपना सकते हैं। कंप्यूटर के साथ मॉडेम को भी ऑन करें। इसमें मॉनिटर की स्क्रीन पर डेस्कटॉप पर दिखाई देगा और हमें कई आइकन डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं। उसमें माउस के कर्सर से हम जो है माई कंप्यूटर वाले आइकन में ले जाकर 2 बार क्लिक करते हैं तो माई कंप्यूटर की विंडो खुल जाएगी। और इसमें जो है मान लीजिए हमारा BSNL जो है उसकी टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ है, तो माउस के बाएं बटन से डायल करके नेटवर्किंग आइकन पर हम 2 बार क्लिक करिए। सिंपल सा मेथड है जैसे हम इंटरनेट ऑप्शंस को जोड़ते हैं। ठीक है, वापस से हम बैक चले गए हैं, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं इसमें। तो हम यहाँ पर थे कि नेटवर्क को हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो आजकल तो और भी काफ़ी मेथड्स आ चुके हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पर जो उपलब्ध सुविधाएं हैं, एक तो ईमेल, एक चैटिंग, एक टेलनेट, इंटरनेट फैक्स, इंटरनेट फ़ोन, FTP चैनल्स, न्यूज़ ग्रुप, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW।
तो इसके माध्यम से हम देखते हैं न्यूज़ ग्रुप क्या होते हैं। न्यूज़ ग्रुप विश्वसनीय परिचर्चा समूह है जिसके अंतर्गत किसी विषय विशेष पर अन्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ विचार विमर्श और सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सुविधा रहती है। टेलनेट की मदद से एक कंप्यूटर पर काम करते हुए दुनिया के किसी भी भाग में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर भी काम किया जा सकता है। ठीक है, तो टेलनेट जो है इस तरह की सुविधा उपलब्ध करवाती है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP की मदद से इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल ट्रांसफ़र की जा सकती है। ठीक है, तो एक तो फाइल को भेजना होता है, दूसरा जो फाइल प्राप्त करता है उसे फाइल लोडिंग कहते हैं, फाइल डाउनलोडिंग कहा जाता है। ठीक है, और जो भेजने वाला होता है उसे फाइल अपलोडिंग कहा जाता है। ठीक है, चैट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल्स, इंटरनेट पर एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य संवाद संभव है। ठीक है, तो इसे हम चैटिंग कहते हैं। जो चैनल्स होते हैं, चैनल्स के माध्यम से एक साथ कई लोग बात कर सकते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक साथ परस्पर संवाद को IRC, इंटरनेट रिलो चैट भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट की उपयोगिता यह है कि इसमें सूचनाओं का संचय रहता है, जो है कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मनोरंजन का साधन है ये, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स जो है ये उपलब्ध करवाता है मुफ्त में। ईमेल की सुविधा हमें उपलब्ध करवाता है और शिक्षा के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है ही है। इंटरनेट के लाभ यह है कि एक जटिल नेटवर्क है। ठीक है, इसमें लगभग 1,50,00,000 कंप्यूटर जुड़े हैं। ठीक है, तो इसकी सीमित परिभाषा ये हो सकती है नेटवर्कों का नेटवर्क। एक स्थानिक प्रबंध तंत्र यहाँ पर रहता है कि लाखों व्यक्तिगत नेटवर्कों और 240 मिलियन से अधिक व्यक्तिगत कंप्यूटर विश्व भर में एक साथ जुड़े रहते हैं। खरबों फाइलें इस पर स्टोर रहती हैं। व्यापक उपयोग इसका होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है। 140 देशों के लोग ग्लोबल नेटवर्क के रूप में जो है इससे जुड़े रहते हैं और 155 से अधिक देशों के लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए भी उपयोग करते हैं। काफ़ी शक्तिशाली है ये। 20 मिनट में एक कनेक्शन यहाँ पर एवरेज जुड़ता है प्रत्येक दिन में। और वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब या वेब जो है वो इंटरनेट से वांछित जानकारी प्राप्त और वितरित करने का मतलब एक तरह से ब्राउज़र हो गया ये। ठीक है, यहाँ से हम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल की बात करें तो ईमेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, यानी कि ईमेल जो है वो पत्र व्यवहार का एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। ईमेल वास्तव में किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर डाक सुविधा का रूप है और ईमेल भेजने और प्राप्त करने वाले दोनों ही व्यक्तियों के पास कंप्यूटर और कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ईमेल पहले तो इसका अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से किसी भी माध्यम से आप याहू, गूगल, रेडी, इफिनेल या फिर hotmail.com, इन सभी जो ये सारी ईमेल साइट्स हैं इन पर आप अपने अकाउंट्स बना सकते हैं लॉगिन करके। उसके बाद ईमेल की प्रक्रियाओं में देखें तो ईमेल की प्रक्रियाओं में जो है प्राप्त ईमेल संदेशों को पढ़ना, उनमें फ़ाइल को सुरक्षित रखना, वापस से उसको मतलब फॉरवर्ड करना, संदेश को मिटाना, डिलीट करना, नया निर्माण करना और उसको भेजना। ठीक है, इस तरह से बाकी सारे ये प्रोसेस सही अच्छे से आपको आती हैं, या अगर नहीं आते हैं तो आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं एक प्रोसेस को कि ईमेल का जवाब कैसे भेजते हैं, रिप्लाई कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। ईमेल से होने वाला लाभ क्या है? देखिए, ईमेल के द्वारा संदेश भेजने का जो खर्चा होता है वो बहुत ही कम आता है। जैसे यदि अमेरिका USA को कोई 4 पेज का कोरियर भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए 100 रुपये से 400 रुपये तक का खर्चा आता है। ठीक है, जबकि ईमेल द्वारा वही पत्र भेजने में खर्चा केवल मात्र एक लॉग कॉल के बराबर आता है। ठीक है, ईमेल के द्वारा हम पर्यावरण को भी किसी हद तक बचा सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए किसी भी प्रकार के कागज़, स्टेशनरी की आवश्यकता नहीं होती। फैक्स, डाक और कोरियर से भेजने में कागज़ और स्टेशनरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसमें संदेश भेजने में आसानी होती है क्योंकि इसमें कई लिफाफे, टिकट आदि की आवश्यकता नहीं होती। टाइम भी बहुत जो है बचत हो जाता है। ईमेल भेजने के लिए प्राप्त किए गए संदेश इसमें इनबॉक्स या आउटबॉक्स में दिनांक के अनुसार क्रम में एकत्रित रहते हैं, अर्थात संदेशों का संग्रहण स्वतः ही होता रहता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा इसका जो है यूज़ है। ठीक है, नया मैसेज, डिलीटेड आइटम्स, ड्राफ्ट, इनबॉक्स, जंक ईमेल, आउटबॉक्स, सेंट ईमेल, तो इन सभी के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट्स की। आप सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में पते की पुस्तिका कॉन्टैक्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध होती है। इसमें आप अपने संपर्क के सभी ईमेल पते भरकर स्टोर कर सकते हैं और कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उनमें से एक ले सकते हैं, यानी चूज़ करने का ऑप्शन होता है कि कॉन्टैक्ट्स में से अब आपको किसको भेजना है। तो पहले आपको सेव करना पड़ेगा, उसी के बाद ये आएगा। ठीक है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। रीडिंग अ मैसेज को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, और डाउनलोडिंग एंड अटैचमेंट, कोई भी अटैचमेंट, किसी व्यक्ति ने कोई डॉक्यूमेंट साथ में किसी मैसेज के अटैच करके भेजा तो पहले उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
और उसको कैसे जो है रिप्लाई कर सकते हैं किसी भी मैसेज का आउटलुक पर, ठीक है, नया संदेश कैसे भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी सी हैं। और सेंडिंग अटैचमेंट्स विद मैसेज, आप जानते हैं कि कैसे हम किसी मैसेज के साथ किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फ़ोटो को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंसर्ट बटन से या अटैच वाले ऑप्शन से हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक ओपन शिक्षा। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल जो है, इसके द्वारा संचालित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के अनुरूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना की गई है 1989 में, जिसका नाम परिवर्तित कर बाद में NIOS के नाम से हम इसको जानते हैं संक्षेप में। और यह संस्थान विद्यालय स्तर पर ऐसे छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं जो किन्हीं कार्यों से जो है बीच में पाठशाला छोड़ देते हैं। शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर देश में जो है इसमें अनेक शिक्षा प्रणालियों को अपनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स इनसेंट, तो इनसेंट का पहली बार प्रयोग 1983 में किया गया था। इसके माध्यम से पूरे देश में एक साथ टेलीविज़न कार्यक्रम उपलब्ध करवाई गई तथा इस संबंध में प्रसारण हेतु एक माइक्रोवेव नेटवर्क लगाया गया, जिसके माध्यम से अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए गए। और UGC ने इसका प्रयोग छात्रों को विशेष शिक्षण सामग्री के प्रसारण हेतु प्रारंभ किया। इसी उद्देश्य से इसने छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगभग 1000 कॉलेजों को टेलीविज़न सेट उपलब्ध करवाए हैं। बंद परिपथ दूरदर्शन क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न CCTV क्या होता है? इसके उपयोग से अंतर्गत कक्षागत परिस्थितियों में एक केंद्रीय स्थान पर बैठकर संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था पर नज़र रखी जाती है, जो CCTV कैमराज वगैरह होते हैं, हमने देखा ही है, ठीक है। ई लर्निंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वर्चुअल क्लासरूम, वीडियो टेक्स्ट, इनके बारे में खैर हम दूसरी यूनिट में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। ई लर्निंग के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। आभासी कक्षा कक्ष, वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है? तो आभासी कक्षा कक्ष से तात्पर्य उस तकनीक से है जो शिक्षण और अधिगम के लिए सहायता देता है। इसका उपयोग मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा कर सकते हैं। यह कक्षा कक्ष छात्रों को उनकी सुविधा के अनुसार डिजिटल रूप से संसाधन उपलब्ध करवाता है, ठीक है। यह एक जीवंत द्विमार्गी अंत्यक्रिया है जिसमें बहुत संचार माध्यमों के द्वारा पूरे विश्व में कहीं भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वीडियो टेक्स्ट संप्रेषण की नवीन विधि है जो दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम को प्रभावित करती है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वीडियो टेक्स्ट में घरेलू दूरदर्शन एक कंप्यूटर की भांति कार्य करता है और इसके द्वारा आंकड़ों पर आधारित सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसका शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्र में विशेष महत्व है। इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ई अधिगम का कॉन्सेप्ट एंड इसका नेचर। तो चलिए बात करते हैं ई अधिगम के कॉन्सेप्ट और उसके नेचर की, यानी ई लर्निंग कॉन्सेप्ट एंड नेचर। ई लर्निंग यानी ई अधिगम, लर्निंग यानी अधिगम। तो चलिए बात करते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षा का माध्यम एक कक्ष होता था, यानी एक क्लासरूम होता था तथा शिक्षक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहते थे। परंतु यदि हम आधुनिक या आज की बात करते हैं तो सब कुछ ऑनलाइन है। आज हम घर बैठे बैठे जो कुछ भी चाहे ऑनलाइन या तकनीकी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। जिससे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह भी आपका ऑनलाइन मेथड है। आप कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से एक सरल और सुगम अधिगम कर सकते हैं। इस प्रकार के अधिगम से सहायक सूचना संप्रेषण तकनीक के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, जैसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, चैट, वेब, ऑनलाइन लाइब्रेरी, अनुरूपण, CD-ROM, DVD, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित हैं। इस बदलते परिवेश में नई नई तकनीकियों ने ई अधिगम को जो है इसकी गति को और भी बढ़ा दिया है। आज विद्यार्थी समय के साथ अधिगम के सारे तरीके तथा अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों के तरीके भी आसानी से अपना सकते हैं। और यदि हम संपूर्ण रूप से विश्लेषण करें तो परंपरागत अधिगम ई अधिगम की तुलना में अधिक समय लेता है और महंगा भी माना जाता है। ई अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लर्निंग। ई अधिगम की मुख्य विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित हैं। ई अधिगम जो है वो विद्यार्थी केंद्रित अधिगम माना जाता है। इसमें मुख्य भूमिका छात्रों की होती है। शिक्षक एक पथ प्रदर्शक के रूप में उनकी सिर्फ सहायता करता है। इसमें छात्रों की मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, जो हमारा ई अधिगम होता है। इसमें छात्रों की मानसिक योग्यताओं का विकास डेफिनेटली होता है। और कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाता है। आधुनिक कक्ष में विद्यार्थी समूह में कार्य करना, कंप्यूटर पर कार्य करना और बहुत सी रोचक क्रियाएं करते हैं, जिससे उनमें विभिन्न कौशलों का विकास होता है, ठीक है, जो हमारा आज का कक्ष है। विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं में भी ई अधिगम एक उपयुक्त और उचित अधिगम जो है वो सिद्ध हुआ है, क्योंकि अलग अलग बच्चा जो है वो अपनी अलग अलग स्पीड से सीखता है। छात्र और शिक्षक के संबंध भी क्या होते हैं, मधुर होते हैं। और ई अधिगम पाठ्य वस्तु का विश्लेषण कर उसे एक क्रमबद्धता प्रदान करता है, यानी कि उसे एक सीक्वेंस में चलता हुआ जाता है।
ई अधिगम के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है और ई अधिगम शिक्षकों के लिए भी सीखने और सिखाने की प्रभावपूर्ण विधियों और सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करती है। कुछ चीज़ें जो हम 3D में होती है या ऐसी चीज़ें जो क्लासरूम में नहीं दिखा सकते, तो ई अधिगम वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ई अधिगम के अंतर्गत अधिगम अनुभव, अनुकरणीय और खोज विधि द्वारा प्राप्त करवाए जाते हैं, जिसमें छात्रों को करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग का अनुभव भी प्राप्त हो जाता है। ई अधिगम में विद्यार्थी किसी भी समय तथा स्थान पर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और ई अधिगम में जो छात्र हैं उनके अधिगम का मूल्यांकन स्व अनुदेशित माध्यमों के साथ साथ शिक्षकों और साथी छात्रों के द्वारा भी होता है और इससे उनमें जो है उचित उन्हें पोषण मिलता है और उपचारात्मक परीक्षण और निदानात्मक शिक्षण भी उसका वहीं पर हो जाता है, तो उसमें सहायता मिलती है। ई अधिगम प्रशिक्षित और कुशल शिक्षकों, विद्यालय में पर्याप्त भौतिक संसाधनों की कमी से शिक्षा की कम गुणवत्ता की चुनौती का सामना करते हुए अधिगम के लिए प्रभावी माध्यम प्रदान करता है। यानी कि अगर आपके पास टीचर्स नहीं है, टीचर्स कम है, तो दूसरे विद्यालय के, दूसरे शहर के, दूसरे देश के अच्छे टीचर्स की वीडियो आप अपने बच्चों को दिखा करके उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो ये एक प्रभावी माध्यम यहाँ पर प्रदान करवाता है। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, लिमिटेशंस ऑफ ई लर्निंग, तो ई अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं तो उसके साथ कुछ कमियां भी इसमें पाई जाती है। हर चीज़ की विशेषता होती है, उसके साथ कुछ कमियां होती हैं। जैसे आज भी विद्यालयों में ई अधिगम संसाधनों का अभाव पाया जाता है। देखिए, कंप्यूटर्स नहीं होंगे, नेटवर्क नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, तो कैसे वहाँ पर अधिगम करवाया जा सकता है भाई। तो आज भी विद्यालयों में ई अधिगम के संसाधनों का अभाव है। सभी विषय ई अधिगम के द्वारा पढ़ाए भी नहीं जा सकते, ये भी बात सही है। और बाल केंद्रित होने के कारण ई अधिगम विद्यार्थियों का अधिकाधिक उत्तरदायित्व चाहता है, जो कि एक असंभव कार्य है। यानी कि बच्चा जो है 100% अपना देना चाहेगा तभी वो स्टडी कर सकता है। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेकर के करेगा तो फिर वो नहीं हो सकता। ई अधिगम द्वारा शिक्षा का मशीनीकरण होता है तथा छात्रों में सामाजिक विकास नहीं हो पाता, सामाजिकता वो बच्चा नहीं सीख पाता। और कई बार कोई भी कौशल ई अधिगम के द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता। यानी जो मान लीजिए भाषाई कौशल होता है या जो लेखन का कौशल होता है, हैंड राइटिंग वगैरह होती है, तो ये चीज़ें ई अधिगम के द्वारा विकसित नहीं हो पाती हैं। ई अधिगम शुरुआत में अत्यधिक महंगा होता है, जो सभी विद्यालयों के लिए संभव भी नहीं होता है। लेकिन हालांकि एक लचीला अधिगम भी नहीं है। जैसे कुछ मान लीजिए किसी एक मेथड से बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, तो टीचर नॉर्मली व्यक्तिगत रूप से तो अपना मेथड चेंज करके उसको कैसे भी समझा देगा। लेकिन यहाँ पर तो एक जो कंप्यूटर में प्रोग्राम फिट किया गया है, कंटेंट फिट किया गया, तो वो एक ही सीक्वेंस से चलेगा। तो ये एक लचीला अधिगम नहीं होता है। शिक्षकों को उनके कार्यस्थल पर ई अधिगम से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके फलस्वरूप शिक्षक ई अधिगम के लिए छात्रों को प्रेरित नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ई अधिगम के लिए टीचर्स भी सीखते हैं और उनको मतलब यानी टीचर्स के लिए ना एक झंझट भरा काम ये रहता है, इसलिए वो बच्चों को भी ज़्यादा प्रेरित नहीं कर पाते हैं। शैक्षिक संस्थाओं में ई अधिगम की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, अरेंजमेंट ऑफ ई लर्निंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो देखिए आज के सूचना क्रांति के युग में ई अधिगम अत्यंत आवश्यक है। और ई अधिगम व्यक्तिगत शिक्षण और सामूहिक कक्षा शिक्षण के सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक जो अधिगम हैं उनमें प्रभावी सहयोग प्रदान करता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो है सामूहिक कक्षा शिक्षण या जो व्यक्तिगत शिक्षण है उसको सारा अवॉइड ही कर देना, उसको सारा हटा ही देना, नहीं, उसके सहयोग के रूप में हमें ई अधिगम को लाना है। ई अधिगम विद्यालय अधिगम के सभी विषयों से संबंधित अधिगम प्रदान करने के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास में भी सहायता करता है और छात्रों को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए ई अधिगम को सक्षम बनाने की आवश्यकता है। और हमारे शैक्षिक संस्थाओं में ई अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। तो ये हमने देखा ई अधिगम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।